मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सफलता के द्वार ITI नगर में। देखिए, हमारे पिछले 4 दिनों से हमारा इलेक्ट्रिकल वायरिंग चला हुआ है। उसमें हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। 3 लेक्चर में हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और इस चैप्टर में हमारे 95 क्वेश्चन टोटल हैं। और आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं। और अगर आपको पीछे लेक्चर देखने हैं तो आपको प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 61 है। इसमें कहा है कि कंट्रोल पैनल जमीन से इस ऊंचाई पर स्थापित होती है। यानी कंट्रोल पैनल की जमीन से ऊंचाई पूछी है कि किस ऊंचाई पर वो स्थापित होती है। वो होती है हमारी 1.5 मीटर ऊंचाई पर। कितनी होती है? 1.5 मीटर पर। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, 1.5 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि किसी भी आकस्मिकता के लिए वायरिंग में आकलन करते समय प्राय पूरी लागत की एक अतिरिक्त राशि जोड़ी जाती है। देखिए, जब हम अनुमान लगाते हैं किसी वायरिंग का कि भाई इसमें इतना खर्चा आ सकता है, इतनी सामग्री लग सकती है, तो तब पूछे हैं कि तब हमें एडवांस में इमरजेंसी के लिए हमें कितनी % हमें उसमें लेकर चलते हैं कि भाई उसमें हम अतिरिक्त राशि जोड़ते हैं। वो पूछी है कि कितनी % हम जोड़ते हैं। वो जोड़ते हैं हम टोटल का, यानी जो हमारा टोटल खर्चा हमने अनुमान किया है उसका 5% हम अतिरिक्त राशि लेकर चलते हैं, ताकि कोई भी हमारा अनुमान गलत लिख रहे उस पर हम उसे पूरा कर सकें। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, 5% हम अतिरिक्त राशि जोड़ते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि स्विच बोर्ड के पीछे की जगह इससे कम नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो हमारा स्विच बोर्ड है उसके पीछे जो जगह होती है वो वायर के लिए, स्विचेस लगाने के लिए, वो पूछी है कि किससे कम नहीं होनी चाहिए। वो हमारी 22.88 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, 22.88 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर को मशीन से पैनल बोर्ड और उससे मेन में जाना चाहिए। अर्थ इलेक्ट्रोड की संख्या बताइए। देखिए, मशीन से पैनल बोर्ड और उससे मेन में जाना चाहिए हमारा अर्थ कंटिन्यूटी। तो हमारे जो अर्थिंग सिस्टम है, अर्थ इलेक्ट्रोड हो गए, वो कितने यूज हो गए? वो हम 2 इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। कितने करेंगे? 2 इलेक्ट्रोड हम यूज करेंगे। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सरफेस कंड्यूट वायरिंग में सैडल्स के बीच की दूरी खालिस्तान से अधिक नहीं होनी चाहिए। देख, सैडल्स के बीच की दूरी पूछा है। सैडल्स आपको दिमाग में आएगा कि सैडल्स क्या होता है। सैडल्स दिखाता हूं मैं क्या होता है। देखिए, आपने जब थ्योरी पढ़ी होगी तब भी आपने देखा होगा ये हमारा सैडल्स है। ठीक है, ये क्या हमारा सैडल है। ये हम हमारा जो कंड्यूट पाइप वायरिंग में हम यूज़ करते हैं, ये हमारा पाइप को दबाने काम आता है। तो ये पूछा है कि जो हम सैडल्स लगाते हैं, यहाँ पर सैडल्स लगाया, फिर एक यहाँ पर लगाया, फिर एक यहाँ पर लगाया, तो प्रत्येक सैडल्स के बीच की दूरी पूछी है। वो क्या होती है? क्वेश्चन में हमारा यही है। वो हमारी 1 मीटर होती है। कितनी होती है? प्रत्येक सैडल्स के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि कंड्यूट वायरिंग में कपलर बैंड जंक्शन बॉक्स एवं टी प्रयोग की जाने पर। देखिए, हमने पहले उसमें क्या क्या यूज किया? कपलर यूज कर लिया, बैंड, जंक्शन बॉक्स, टी हमने प्रयोग किया। फिर उसके बाद में जब हम सैडल्स लगाते हैं, जब हम ये सब यूज कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कपलर यूज करा, कपलर के बाद में हमें पाइप लगाएंगे, तो फिर पूछा है कि उस कपलर से जो हम पहला सैडल लगाएंगे उसके बीच की दूरी पूछी है। कपलर लगाए, चाहे बैंड लगाए, टी लगाए, तो उसके बाद में जो हम पहला सैडल लगाते हैं पाइप को दबाने के लिए, उसके बीच की दूरी पूछी है। वो हमारी 30 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। लेकिन याद रखना है, अगर जैसे पीछे क्वेश्चन आया था अभी कि प्रत्येक सैडल से बीच की दूरी कितनी होती है, वो हमारी 1 मीटर होती है। लेकिन अगर हम कोई कपलर यूज कर रहे हैं, जंक्शन बोर्ड यूज कर रहे हैं, बैंड यूज कर रहे हैं, टी यूज कर रहे हैं, और उसके बाद में जो हम पहला सैडल्स लगाते हैं उनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि बैटन वायरिंग में 19 मिमी बैटन चौड़ाई के सीधे जोड़ के लिए ओवरलैपिंग भाग की कितनी लंबाई का प्रयोग करेंगे। देखिए, जो पूछा है 19 मिमी यानी बैटन की चौड़ाई है हमारी, सीधे जोड़ के लिए ओवरलैपिंग भाग की कितनी लंबाई का प्रयोग करेंगे। जोड़ पर पूछा है कि जो हमारे ऊपर वाली उसमें फट्टी होती है, ठीक है, बैटन में, उसका पूछा है कितनी लंबाई हम यूज करेंगे। वो हम यूज करेंगे 30 mm का। कितना करेंगे? 30 mm का। ठीक है, तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि चित्र के अनुसार कौन सा स्विच या स्विचेज ड्रेसिंग टेबल को कंट्रोल कर सकता है। देखिए ध्यान से देखिए आप, जो हमारा ये ड्रेसिंग टेबल लैंप है, इसको पूछा है कौन सा स्विच कंट्रोल कर सकता है। देखिए यहाँ पर हमारा इस लैंप को न्यूट्रल डायरेक्ट मिल गया, फिर यहाँ पे लाइन गई, हमारे यहाँ पे स्विच लगा। अगर मैं इस स्विच को ऑफ कर दूंगा, ऑन कर दूंगा, तो हमारा ये सप्लाई पूर्ण हो जाएगी, लैंप को मिल जाएगी। तो हमारा स्विच एक हमारा कंट्रोल कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, तीसरा भी नहीं कर सकता। तो जो यहाँ पर हमें दिख रहा है, हमारा ड्रेसिंग टेबल लैंप को केवल स्विच 1 ही हमारा प्रयोग उसे ऑन ऑफ कर रहा है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि बैटन पर क्लिप्स का प्रयोग कर स्विच बोर्ड के लिए केबल स्थापित करना है। इन उपकरणों के बीच 3.6 यानी 3.6 मीटर की दूरी है। केबल को अनुप्रस्थ रूप से लगाने के लिए कितने क्लिप्स की आवश्यकता होगी। देखिए क्लिप्स की पूछा है कि जो हम बैटन में क्लिप्स लगाते हैं उनकी आवश्यकता पूछिए। अगर हमें 3.6 मीटर तक हमें क्लिप्स लगाने हैं तो उसमें बताना है हमें कितनी हमें आवश्यकता होगी। देखिए हमें पता है कि हम प्रत्येक क्लिप्स 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते हैं। कितने पर लगाते हैं? 10-10 सेंटीमीटर की। अगर मैं इस 3.6 मीटर को सेंटीमीटर में बदलता हूँ तो मुझे मिलता है 360 सेंटीमीटर मुझे मिल जाता है। और मुझे पता है कि प्रत्येक क्लिप के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर होती है और मुझे लगाना है 360 सेंटीमीटर तक लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, 360 को 10 से भाग दे दूंगा, 360 अपॉन क्या कर दूंगा 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या देखने मिलता है, हमें मिलता है 36, यानी हमें 36 क्लिप की आवश्यकता होगी। कितने की होगी? 36 क्लिप की आवश्यकता होगी। सिंपल बात है, हमें पता है कि प्रत्येक क्लिप के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर होती है और इसने कहा है कि 3.6 मीटर तक हमें लगानी है। मैंने 3.6 को सेंटीमीटर में बदल लिया है, जो हमें मिल गया है 360 सेंटीमीटर, यानी 360 सेंटीमीटर तक हमें क्लिप लगाने हैं। तो हमें कितने क्लिप की आवश्यकता होगी? मैंने क्या करा, 360 को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया है, तो हमारी संख्या निकल कर आ गई है 36। तो देखिए 36, देखो ऑप्शन ए में 20 दिया है, 27 दिया है, 37 दिया है, 70 दिया है। देखिए जब हमारा 36 आता है यानी ये हमारी लगभग में आती है, तो लगभग में 36 आया तो हमारा 37 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी 37। देखिए 36 हमारा निकल कर आया था, लेकिन हम इसे लगभग में मानते हैं, फिर आता है हमारा यहाँ पे 37 आता है, तो हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो 37 क्लिप की हमें आवश्यकता होगी 3.6 मीटर दूरी तक लगाने में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि पीवीसी चैनल सरफेस वायरिंग की मुख्य हानि क्या है। देखिए पीवीसी चैनल सरफेस वायरिंग की मुख्य हानि पूछा है, क्या है वो है हमारी ज्वलनशील और आग का खतरा उसमें अधिक बना रहता है। तो ऑप्शन बी में दिया है ज्वलनशील और आग का खतरा हमारा बना रहता है, इसलिए हम उसमें सरफेस वायरिंग की मुख्य हानि मानते हैं। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली का उपयोग उन स्थानों पर नहीं करना चाहिए जहां धूप और बारिश का खतरा होता है। देखिए जहां धूप और बारिश का खतरा होता है वहां पर पूछा है कि कौन सी वायरिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो है हमारा क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग का हमें हमेशा याद रखना है, जहां पर धूप और बारिश का खतरा होगा वहां पर हमें क्लीट वायरिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि धात्विक कंड्यूट खालिस्तान से जंग के खिलाफ संरक्षित की जा सकती है। देखिए जो हमारी धात्विक कंड्यूट पाइप वायरिंग है वो पूछा है कि जंग से हम उसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। हम उसे गैल्वेनाइज कर हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो जो ऑप्शन ए में दिया है गैल्वेनाइजिंग के थ्रू हम धात्विक कंड्यूट को सुरक्षित रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सैडल्स के द्वारा, सैडल्स मैंने आपको अभी दिखाया, सैडल्स क्या होता है हमारा जो पाइप को दबाता है। सैडल्स के द्वारा जब कंड्यूट पाइप फिक्सिंग करते हैं तब फिटिंग के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए। ये फिटिंग के लिए दूरी पूछी है, वो कितनी होनी चाहिए, वो हमारे 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये मैंने वहाँ पर भी बताया था आपको, अगर प्रत्येक सैडल्स के बीच में पूछता है तो 1 मीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारा किसी बोर्ड के बाद में, बैंड के बाद में, टी के बाद में पूछता है कि कितनी दूरी होनी चाहिए, वो उस बैंड से पहले क्लिप के बीच में, सैडल्स के बीच में 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए 30 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि कंड्यूट पाइप को बैंड करने के लिए
न्यूनतम झुकने की त्रिज्या क्या होनी चाहिए। देखिए प्रत्येक पाइप को बैंड करने के लिए पूछा है कि जो उसका झुकाव है उसकी त्रिज्या पूछी है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारी 7 सेंटीमीटर। कितनी? 7.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी में 7.5 सेंटीमीटर दिया है, तो राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में कहा है कंडक्ट पाइप का व्यास न्यूनतम होना चाहिए। जो हमें कंडक्ट पाइप वायरिंग में हम पाइप का इस्तेमाल करते हैं उस पाइप का व्यास पूछा है, वो व्यास कितना होना चाहिए, वो हमारा 15 mm होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 15 mm का व्यास वाला पाइप होना चाहिए। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि केबल पाइप के द्वारा डाली और बंद की जाती है। ठीक है, पाइप को मतलब केबल को पाइप के द्वारा डाली और बंद की जाती है। वायरिंग की यह प्रणाली क्या कहलाती है? देखिए जहाँ पर हमें पाइप दिखता है वो हम उसे कंड्यूट पाइप वायरिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन बी देखिए कंड्यूट वायरिंग। ए में पीवीसी केसिंग कैपिंग दिया है, टीडब्ल्यू बैटन वायरिंग, टीडब्ल्यू केसिंग कैपिंग वायरिंग, लेकिन जो हमारा पाइप होता है वो हमारा कंड्यूट पाइप वायरिंग होता है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, कंड्यूट वायरिंग हम उसे बोलते हैं उस प्रणाली को। ठीक है, तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि कंड्यूट वायरिंग में प्रयोग होने वाले मोड का व्यास इससे कम नहीं होना चाहिए। देखिए जो कंड्यूट वायरिंग है हमारी उसमें जो हम मोड का बैंड का यूज करते हैं उस बैंड का व्यास पूछा है कि कितना होना चाहिए। उस बैंड का व्यास हमारा होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है कि जो हम वो पाइप यूज करते हैं कंड्यूट पाइप वायरिंग में पाइप यूज करते हैं उसका व्यास हमारा 15 mm होना चाहिए, लेकिन जो हम वो बैंड यूज करते हैं उस बैंड का हमारा जो व्यास पूछा जाता है वो हमारा 3 mm होना चाहिए। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, 3 mm हमारा बैंड का यानी मोड का व्यास होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है कि सभी परिस्थिति में कंडक्ट पाइपों पर थ्रेड की लंबाई इसके बीच में होनी चाहिए। देखिए जो हमारा पाइप होता है उस पर थ्रेड होती है। थ्रेड देखो किसको बोलते हैं? थ्रेड चूड़ियों को बोलते हैं। जो हम पाइप पर चूड़ी देखते हैं ना बने हुए जिस पे हम बोल्ट कस देते हैं वो हमारी थ्रेड होती है। तो उस थ्रेड का जो स्टैंडर्ड साइज माना गया है इलेक्ट्रिक वायरिंग के नियम के अनुसार उस थ्रेड की लंबाई पूछी है कि जो हमारा प्रत्येक परिस्थिति में कंडक्ट पाइप यूज होता है उस थ्रेड की कितनी लंबाई होनी चाहिए। ठीक है, यानी उस चूड़ी की कितनी लंबाई होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारी 15 से 35 mm। कितनी होनी चाहिए? 15 से 35 mm उस थ्रेड की उस चूड़ी की लंबाई होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सहायक सामग्री और केबल के अनुमान के लिए अधिक उपयोग आरेख खालिस्तान होता है। देखिए सामग्री और केबल के अनुमान के लिए पूछा है कि कौन सा आरेख हम यूज करते हैं, वो करते हैं हम वायरिंग आरेख और परिपथ आरेख का हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि उससे हमें जब हम वायरिंग आरेख और परिपथ आरेख हमें जब यूज करते हैं उससे हमें पता लग जाता है कि हमारा केबल कितना लगेगा, एक अनुमान हो जाता है कि हमारी सामग्री इसमें कितनी लग सकती है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, वायरिंग आरेख तथा प्रत्येक आरेख परिपथ आरेख का हम यूज करते हैं केबल के अनुमान के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 80 क्वेश्चन में कहा है कि 3 पिन सॉकेट में जब अर्थ पिन शीर्ष पर हो तो स्विच नियंत्रित फेज तार से संयोजित करना चाहिए। देखिए हमारा 3 पिन सॉकेट है और उसमें ऊपर की पिन अगर अर्थ है और जो हमारे नीचे 2 पिन बची है उसमें पूछा है कि कौन सी पिन को हमें फेज के लिए यूज़ करना चाहिए। वो हमें अपने जो हमारा दाएं हाथ की तरफ वाला है उस पिन को यूज़ करना चाहिए फेज के लिए। हमेशा आपको याद रखना है कि जो हम फेज के लिए यूज करते हैं वो हम दाएं हाथ वाली पिन का ही यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी में देखो क्या कहा है कि निचले दाएं पिन से हमें फेज को संयोजित करना चाहिए। तो राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ में हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। हमारे इस चैप्टर के इलेक्ट्रिक वायरिंग चैप्टर के हमने आज 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और हमारे आज 4 लेक्चर भी कंप्लीट होते हैं इस लेक्चर के। वैसे तो हमारे 44 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं पूरी बुक के, और पूरी बुक में हमने लगभग पूरी फर्स्ट ईयर को कंप्लीट कर लिया है। इस फर्स्ट ईयर का एक लेक्चर बच जाता है जिसमें हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस जो हमारा ये चैप्टर है इलेक्ट्रिक वायरिंग का इसमें हमारे 95 क्वेश्चन हैं और इसको हमने 5 लेक्चर में डिवाइड किया था, जिसमें हमने प्रत्येक लेक्चर में 20 क्वेश्चन को डिवाइड किया है और बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको पीछे लेक्चर देखने हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और प्ले लिस्ट आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अपने दोस्तों को भला चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, और नेक्स्ट लेक्चर 15.5 का समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे ITI नगर को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 15.5 में, इसलिए टाटा एंड Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.